क्लास एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है पर्सोनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। इसका लेक्चर 1। नीति निर्धारण की प्रक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्था की जो विभिन्न नीतियां हैं वो स्थायी और दीर्घकालीन होती है। अतः आवश्यकता इस बात की होती है कि नीतियों के जो निर्धारण का कार्य है वो बहुत ही सोच समझकर और विचार विमर्श करके करना चाहिए। और विचार विमर्श का जो कार्य है वो कंटिन्यूस चलने वाला कार्य होता है। एक बार नीति निर्धारण करने के पश्चात भी उसमें अनुभव, परिवेदनाओं, शिकायतों के आधार पर नीतियों में परिवर्तन और संशोधन का कार्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार नीतियों को लोचशील बनाने का प्रयास करके उन्हें वर्तमान समय के अनुरूप बनाने का प्रयास भी किया जा सकता है। अब जो नीति निर्धारण की प्रक्रिया है, इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। उन डिफरेंट स्टेप्स में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें फर्स्ट स्टेप है नीति का सूत्रपात करना। नीति निर्धारण की प्रक्रिया का पहला चरण है जिसे नीति के सूत्रपात के नाम से जाना जाता है। नीति निर्धारण के सूत्रपात का जो कार्य है वो या तो प्रबंध, कर्मचारी या श्रम संगठन की ओर से किया जा सकता है। सेवीवर्गीय विभाग नीति निरूपण में कंपनी के मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। इस विभाग की सजगता इसमें है कि नीतियों की आवश्यकता की मांग उठने से पहले ही उच्च प्रबंध अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर इस विषय में सक्रियता से विचार विमर्श करना प्रारंभ कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है तथ्यों की खोज करना। नीति निर्धारण प्रक्रिया का अगला चरण है जिसे तथ्यों की खोज के नाम से जाना जाता है। अब ये जो तथ्यों की खोज का कार्य है वो विशेषज्ञ सलाहकारों यानी जो कंसल्टेंट है या जो पर्सनल डिपार्टमेंट को सौंपा जा सकता है। जो डिफरेंट साक्षात्कार है, सम्मेलनों की सहायता से भी कंपनी के अंदर और बाहर इस प्रकार की खोज का कार्य किया जाता है। इस कार्य के लिए जो अवेलेबल साहित्य हैं, जो डेटा है या अन्य कंपनीज़ की जो नीतियां हैं, व्यवहार का आदि का गहराई से अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। कंपनी में कार्यरत जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं, विभिन्न व्यक्ति है या जो वर्ग है, उनके द्वारा दिए गए जो डिफरेंट सजेशंस हैं उनका भी स्वागत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च प्रबंध को प्रस्तावित नीति की अनुशंसा करना। अब तथ्यों की खोज कर ली। तथ्यों की खोज करने के पश्चात तथ्यों का गहराई से जांच पड़ताल कर लिया जाता है और सेवीवर्गीय विभाग उच्च प्रबंध को प्रस्तावित नीति के संबंध में अनुशंसा करने का कार्य करता है। इस अनुशंसा करने का उद्देश्य उच्च प्रबंध का विश्वास अर्जन करना होता है ताकि जो प्रस्तावित नीति है उसका अनुमोदन करवाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है नीति को लिखित रूप देना। नीतियों को लिखित रूप देना सबसे कठिन कार्य होता है। नीतियाँ लिखित में होती है तो उसमें कमियां निकालना और उनकी अलग अलग तरीके से व्याख्या करना और विभिन्न मतों और स्वार्थों द्वारा उनकी अपने अपने पक्ष के समर्थन में खींचतान करना आदि कुछ सामान्य बातें हैं जिनका प्रत्येक जो रिटन पॉलिसी है उसमें उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि नीतियों को लिखित रूप न दिया जाए। लेखन से स्पष्टता, दृढ़ता आती है। साथ ही नीतियों को लिखित रूप करने से इस बात का प्रमाण हो जाता है कि उच्च प्रबंध नीतियों के प्रति आस्थावान है और वचनबद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावित नीति का स्पष्टीकरण और विवेचन करना। जब नीति को लिखित रूप दे दिया जाता है तो उसके पश्चात क्योंकि लिखित करने से पहले जो नीतियां हैं वो अस्पष्ट होती है और लेकिन जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो नीतियों का लिखित रूप सभी व्यक्तियों के सम्मुख आ जाता है। अतः इस स्थिति में विशद विवेचन आवश्यक होने के साथ साथ काफ़ी हद तक जो नीतियां हैं वो सार्थक सिद्ध होती है। अगर नीतियों को बिना
पूर्व विवेचन के ही या स्पष्टीकरण के ही प्रयोग में लाया जाता है तो बाद में होने वाला विचार विमर्श होता है वो काफ़ी हानिकारक प्रकृति का होता है। कहने का तात्पर्य है कि नीतियाँ जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए बनाई जाती है वो उद्देश्य और लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। अतः जो प्रस्तावित नीति है उनका स्पष्टीकरण और विवेचन करना जरूरी होता है। विवेचन करने का जो उद्देश्य है यह उससे ये मालूम करना होता है कि जो बनाई गई नीतियाँ हैं वो स्पष्ट है या नहीं है। नेक्स्ट है जो नीतियाँ हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए स्वीकार योग्य हैं या नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नीतियों और व्यवहार, कार्यक्रमों, क्रियाविधियों, सिद्धांतों, नियमों आदि में एक रूपता है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति को अपनाना। नीति को जो प्रस्तावित नीति है उनको लिखित रूप दे दिया और उस पर पर्याप्त विचार विमर्श भी कर लिया, विश्लेषण भी कर लिया, उसके बाद में जो स्वरूप सामने आता है उस स्वीकार्य नीति को ही अपनाने का कार्य और जो दायित्व है वो किसी भी संस्था में शीर्ष प्रबंध का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति से अवगत कराना। जब शीर्ष प्रबंध द्वारा नीति को अपना लिया जाता है तो उसका सही समय पर और सही तरीके से उसको लागू करने की आवश्यकता या अवगत कराने की आवश्यकता होती है। संगठन का जो प्रत्येक कर्मचारी है उसको प्रबंध द्वारा जो निर्धारित नीतियों की जानकारी न केवल निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है बल्कि उनके सही इम्प्लीमेंट और जो उनके डिफरेंट शंकाएं हैं उनके निवारण के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होती है। अतः जो संस्था का पर्सनल डिपार्टमेंट है उसको ऐसा अरेंजमेंट या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसके माध्यम से संस्था का जो प्रत्येक कर्मचारी है वो सेवी वर्गीय नीतियों से अवगत हो जाए। अब सेवी वर्गीय नीतियों से अवगत कराने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उनमें जो कर्मचारी हैंडबुक तथा जो प्रथम रेखा अधिकारी का मौखिक स्पष्टीकरण और समझाना आदि मुख्य हो सकते हैं। नेक्स्ट नीति निर्धारण की प्रक्रिया का नेक्स्ट चरण है अनुवर्तन। यह नीतियों के परीक्षण की व्यवस्था है। इस स्तर पर यह ज्ञात किया जाता है कि नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ अथवा नहीं। जो नीतियां हैं वो संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप सही सिद्ध हो रही है या नहीं, नीतियों में किस प्रकार की कमियां हैं और उन्हें किस सीमा तक है, इसकी जानकारी प्रथम रेखा पर्यवेक्षकों द्वारा की जा सकती है। प्रथम रेखा पर्यवेक्षकों के विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, अतः इनके सभी के विचारों को सुनना आवश्यक होता है। नीतियों की उपयोगिता और कमियों के संबंध में इनसे जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अनुवर्तन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विद्यमान नीतियों का मूल्यांकन करना। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कंपनी में संचार व्यवस्था एकदम फ्री है, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो मूल्यांकन का कार्य काफ़ी सरल हो जाता है। प्रबंधकों को नीतियों के प्रति सभी की प्रतिक्रियाओं की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। यदि नीतियां समय और उपयोगिता की कसौटी पर खरी उतरती है तो उन्हें पुनः पुष्ट कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा उसमें आवश्यक संशोधन और परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होती है। नीति निर्धारण प्रक्रिया का लास्ट चरण है जिसे नीतियों के संशोधन और पुनर्निर्धारण के नाम से जाना जाता है। अनुवर्तन और मूल्यांकन के साथ साथ जैसे जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, सरकार की नीतियों में परिवर्तन होता है या बाजार की दशाओं में परिवर्तन या प्रतियोगिता की नीतियों में परिवर्तन या प्रबंध के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन, इन परिवर्तनों के कारण नीतियों में संशोधन और पुनर्निर्धारण की आवश्यकता होती है। जो सेवी वर्गीय प्रबंध है वो सामान्य प्रबंध की एक शाखा है जो गतिशील है, यानी समय के अनुसार उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। अतः इस गतिशीलता को बनाए रखने के लिए सेवी वर्गीय नीतियों में संशोधन और उनका पुनर्निर्धारण होते रहना चाहिए। नीति निर्धारण की प्रक्रिया है उसको इस चार्ट के द्वारा दर्शाया जा सकता है।
जो मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए उन पॉइंट्स को ये चार्ट के अंतर्गत दिखाया गया है, जिसमें बताया है कि सबसे पहले चरण में नीति का सूत्रपात किया जाता है, फिर नेक्स्ट है तथ्यों की खोज की जाती है, फिर नेक्स्ट है उच्च प्रबंधकों के द्वारा अनुशंसा का कार्य किया जाता है, फिर जो नीतियां हैं उनको लिखित रूप दिया जाता है, फिर नेक्स्ट है इनका नीतियों का स्पष्टीकरण और विवेचन का कार्य किया जाता है, फिर नीतियों को अपनाने का कार्य किया जाता है, और नेक्स्ट चरण में नीतियों जो अपनाने के पश्चात उनको अवगत कराया जाता है, और नेक्स्ट है अनुवर्तन का कार्य, और नेक्स्ट है मूल्यांकन का कार्य, एंड लास्ट पॉइंट है जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग जो नीतियां हैं उनमें संशोधन और पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को जो सेविवर्गीय नीतियां हैं सेविवर्गीय नीतियों की जो प्रक्रिया है उन प्रक्रिया के जो डिफरेंट चरण हैं उनके बारे में आज आप लोग को मैंने बताया।